तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ हेवनली फायर को एब्जॉर्ब कर अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लेता है। दूसरी तरफ मो यांग की फाइट लो से हो जाती है, जहां लो ने बुरी तरीके से उसे घायल कर दिया था, तो उसे बचाने के लिए वहां वांग हाओ आ जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ और लो की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वांग हाओ लो के अटैक को काफी इजिली डॉच कर ले रहा था। तो ये देख के लो समझ आता है कि वांग हाओ सच में ज्यादा पावरफुल है। तो ये जानने के बाद वो अपने स्पिरिट बीस्ट की एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसके फोर्स से आसपास की चीजें इफेक्ट हो रही थी। तो ये देखकर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है ना। लो ने 6 महीने में अपनी पावर को कुछ ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। अब तो लगता है वांग हाओ बचने वाला नहीं है। तभी लो अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ वांग हाओ पर अटैक करने लगता है, जिसे वांग हाओ ने इजिली डॉच कर लिया था, और वो अपने सोल अटैक का यूज करके उसके स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतना घायल होने के बाद लो वांग हाओ से पूछता है कि उसने उसके स्पिरिट बीस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो वांग हाओ उसका घमंड तोड़ने के लिए उसे बता देता है कि उसने सोल अटैक का यूज किया। ये जानने के बाद लो अपने वेपन के साथ वांग हाओ पर अटैक करने लगता है, जिसे तो वांग हाओ ने अपनी आइस स्वॉर्ड की हेल्प से काफी इजिली रोक लिया था। ये देखकर तो लो अपने वेपन के साइज को इंक्रीज करने लगा था, जिसे देखने के बाद तो वांग हाओ को हंसी आ जाती है। पर वो उसके अटैक को डॉच करता हुआ उस पर थंडर अटैक करता है, जो काफी पावरफुल था। और इस अटैक से हिट होने के बाद तो लुओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पर फिर भी वो उठ के वांग हाओ के साथ फाइट करने आ रहा था। पर वांग हाओ उसे फिर से गिरा देता है और अपनी स्वॉर्ड की नोक पर लेकर उसे समझा रहा था कि उसके साथ फाइट की इतना तो ठीक था, पर मो यांग के साथ बदतमीजी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनने के बाद तो लुओ कहने लगता है कि उसकी फैमिली का वो इकलौता हायर है, अगर उसको कुछ हुआ तो उसकी फैमिली वांग हाओ को छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनने के बाद जैसे कि वांग हाओ कितना ही उससे डरने वाला था, तभी वहाँ ब्रदर की आ जाते हैं, जो उस सिचुएशन को संभाल रहे थे, ये कहते हुए कि एल्डर फेंग आकर इस मैटर को समझाएंगे। पर वांग हाओ को पता था कि अगर एल्डर आएंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, तो इसलिए वो लुओ को जान से मार देता है। और ये देखकर तो की भी परेशान हो गया था। कुछ ही देर बाद वहाँ एल्डर भी आ गए थे, जो आते ही वांग हाओ पर गुस्सा करने लगते हैं। एल्डर फेंग की तो वांग हाओ से पहले से ही दुश्मनी थी, और वो इस मौके का फायदा उठाकर वांग हाओ को मारना चाहते थे। पर वांग हाओ और मो यांग के समझाने पर कि उनकी कोई गलती नहीं है, एल्डर फेंग नहीं समझते, इसलिए तो वांग हाओ भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर एल्डर की पावर ज्यादा होने की वजह से वांग हाओ को काफी मुश्किल हो रही थी। तभी वांग हाओ की सीड ऑफ लाइफ की पावर रिलीज होती है और वांग हाओ अपने हाथों से फाइट करने लगता है, और वो हेवनली सन टेक्निक का यूज करके एल्डर फेंग को हाथों से पीट रहा था। और ये टेक्निक तो ब्रदर की ने भी फर्स्ट टाइम देखी थी, तो वो देखकर काफी शॉक हो जाता है। और वांग हाओ एल्डर फेंग की जो पिटाई लगाता है ना, लात मुक्के घूसों से उसने तो उन्हें अच्छी तरीके से धो दिया था। और फिर एक बड़े से धमाके के साथ हमें एल्डर फेंग जमीन पर गिरे मिलते हैं। और ये नजारा देखने के बाद तो स्टूडेंट्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांग हाओ सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पर एल्डर फेंग तो अपने स्वॉर्ड के साथ फिर से वांग हाओ पर अटैक करने आ जाते हैं, जिसे वांग हाओ ने आइस स्वॉर्ड के साथ हिट किया था। मो यांग को तो वांग हाओ की काफी फिक्र होने लगती है, पर तभी एल्डर फेंग वापस उठते हुए अपने ऑरा को रिलीज करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिससे मो यांग और वांग हाओ बुरी तरीके से फंस गए थे। और अब एल्डर फेंग का प्लान ये था कि भले ही उनको मरना पड़े, लेकिन वो वांग हाओ को भी जिंदा नहीं रहने देंगे, और इसलिए वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगते हैं, जिसके फोर्स से स्टूडेंट को काफी दिक्कत हो रही थी। और यहाँ वांग हाओ और मो यांग को भी उनका फोर्स फील होने लगता है। ये देखकर ब्रदर की सोचता है कि क्यों ना वांग हाओ का टेस्ट लिया जाए कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो इस फोर्स को कितनी देर तक झेल सकता है। इधर प्रेशर का फोर्स देखकर वांग हाओ मो यांग के आगे आ जाता है, जिसे देखकर मो यांग को अच्छा लग रहा था कि वांग हाओ से प्रोटेक्ट कराए, और वो शर्माने लगती है। इससे पहले कि वो फोर्स वांग हाओ या मो यांग को और हर्ट कर पाती, वांग हाओ का सीड ऑफ लाइफ अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिससे वो फॉर्मेशन ब्रेक हो गई थी। और अब तो एल्डर फेंग वांग हाओ पर अटैक करने आते हैं कि तभी पीछे से मो यांग के दादाजी ने आकर एल्डर फेंग को मार डाला था। और यहाँ सभी को पता लगता है कि मो यांग के दादाजी तियानवू एकेडमी के सबसे पहले प्रिंसिपल थे, जो आते ही सबको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो ज्यादा दिनों के लिए उनके प्रिंसिपल नहीं है, बस 7 दिनों के लिए हैं। साथ ही वो ये भी अनाउंसमेंट करते हैं कि एल्डर फेंग काफी इविल थे और वो स्टूडेंट को बुली करते थे अपनी पावर की हेल्प से, इसलिए वांग हाओ ने उन्हें मार कर एक अच्छा काम किया है। इसलिए अब वांग हाओ को प्रमोट करके चीफ स्टूडेंट की उपाधि दी जाती है। और अब यहाँ वांग हाओ की इतनी अच्छी अच्छी तारीफों को सुन के ना तो ब्रदर की को अच्छा लग रहा था और ना ही घायल लुओ को, पर बाकी सारे स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं वांग हाओ के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें ताइरेज और वांग हाओ को दिखाया जाता है, जहाँ ताइरेज पूछ रहा था कि कंपटीशन में जाने से पहले उसकी क्या तैयारी है, जिसपे वांग हाओ काफी रिलैक्स होकर कहता है कि अभी तो नहीं है। तो ताइरेज उसे अपने पास से एक टेक्निक निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि ये उसने 7 याओ के लोगों से ली है। वो काफी सालों
सालों से इस अकेडमी में राज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनके पास काफी हिडन टेक्निक मौजूद है। तो अगर तुम ये सीख लोगे तो तुम्हें कंपटीशन में सबको हराना आसान हो जाएगा। तो वांग हाओ ये लेकर काफी खुश हो जाता है। तो ताइरिच कहता है कि ये चीज वो फ्री में नहीं दे रहा, उसे बदले में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। वांग हाओ के पूछने पर कि क्या, ताइरिच बताता है कि जैसे ही वो नंबर 1 स्टूडेंट बन जाएगा ना, उसे बहुत सारा धन मिलेगा जिसमें से आधा उसे चाहिए। जिस पे वांग हाओ कहता है कि चाहे तुम अभी लो या बाद में, तुम्हें तो मिलना ही है। नेक्स्ट सीन में हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कुछ मूव और टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ प्रैक्टिस करने के बाद छोटू ड्रैगन उसके पास आकर कहता है कि वैसे तो तुम ठीक ही हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इस कंपटीशन में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के लोग आएंगे। पर हमेशा की तरह हमारे वांग हाओ को इन सारी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें एक जनरल को दिखाया जाता है जिन्हें सर्वेंट आकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की लिस्ट थमा गया था, और इस लिस्ट को चेक करने के बाद जनरल जैसे ही वांग हाओ का नाम देखते हैं वो काफी चौंक कर कहते हैं कि 16 साल बाद फाइनली मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। और हमें 3 दिन बाद कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो टियानवू एकेडमी से कैपिटल सिटी आए थे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वांग हाओ को ये जगह उनकी सिटी से काफी डिफरेंट लगती है। तभी उनकी नजर 6 प्रिंस पर पड़ गई थी जो दूसरी एकेडमी ज्वाइन कर चुका था, जहाँ के एल्डर आकर टियानवू एकेडमी के एल्डर के साथ बहस करने लगते हैं। पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी जब टियानवू एकेडमी के एल्डर उन्हें भगौड़ा कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो अभी जिस एकेडमी में है उससे पहले किसी और एकेडमी से लात मारकर बाहर निकाल दिए गए थे। और ये सुनने के बाद तो 6 प्रिंस की क्या बेइज्जती होती है। और यही बातें ताइरिच वांग हाओ को भी बता देता है, जिससे तो आसपास के लोगों को भी पता लग गया था और उन एल्डर की काफी बुरी बेइज्जती होने लगती है। और यहाँ वांग हाओ भी कोई कसर नहीं छोड़ता उन्हें बातें सुनाने में, जिससे तो एल्डर का खून खौलने लगा था। अब इससे पहले कि एल्डर वांग हाओ को मारने आते, 6 प्रिंस आगे आकर कमांड संभालने लगता है। अब उसने भी वांग हाओ को बातें सुनाना शुरू कर दिया था, और यहाँ वांग हाओ का गुस्सा 7वें आसमान पे जाने लगता है। पता नहीं क्या होगा आगे इस लड़के का, क्योंकि उन दोनों की बहस के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।